हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मिराज, जी सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। यार तुम तो मौलाना टाइप के आदमी हो। मैं तो समझता था कोई ऐसा काला कलूटा लड़के टाइप का हो। तुम्हारी गालियां देख करके मुझे लगता है तुमने पीएचडी कर रखा गालियों में। मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए। यकीन मानिए, ऐसे ऐसे हालात मुझे भी देखना पड़ा। घर से बेघर मस्जिद के लोगों ने परेशान करना शुरू किया और भी दीगर चीजें। खैर, मेरे जगह आप होते हैं, हालांकि मैं छोटा सा हूँ, कोई बड़े फैमिली से घर से नहीं हूँ सर। आपसे ज्यादा बुरी जगह मैं रहा हूँ बेटा। मना करता रहा कि हाफिज साहब इमाम। हाँ जी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ तकलीफ में, या मुझे वो है कि तुमने गाली मुझे दी। मैं इसलिए हूँ कि तुम या कोई भी किसी भी धर्म का आदमी जो किसी ऐसी पोजीशन पे होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, अगर उनके शब्द इतने बुरे निकलने लग जाएं तो सीधा सीधा उस धर्म के ऊपर, उस मजहब के ऊपर उंगली होती है। तुम्हारे मैंने वर्ड्स देखे, मैं तो बात ठीक है, वो ये बात मुझे भी सर पता है, मगर मैं अवाम को गाली, आपको डायरेक्ट में एसएमएस किया था, बाकी किसी और को मैं गाली नहीं दिया हूँ। ये तो यार मैं आपको डायरेक्ट इसलिए कि हर जगह भटकते भटकते घर वालों ने यहाँ तक में बेघर कर दिया। हालांकि ऐसे ऐसे पोजीशन में देखा हूँ। खैर अल्लाह माफ करे, धीरे धीरे फिर आप ही लोगों की दुआएं से मैं ट्रेडिंग करने लगा। धीरे धीरे ट्रेड करके अल्हम्दुलिल्लाह वही निकाल के सब लोगों को दिया हो। तुम तो मिराज वो सफाई दे रहे हो कि तुम्हारी जेब में तुम्हारी मेहनत की हलाल की कमाई है और उससे तुम जाकर शराब खरीद करके पी रहे हो तो शराब तुम्हारी हलाल हो जाए। तुम मुझे वो सफाई दे रहे हो कि हलाल की कमाई से हराम चीज़ खा रहे हो। मतलब तुम किसी और को नहीं दे रहे हो, तुम मुझे गाली दे रहे हो। मतलब गाली देना तुम्हारा जायज़ हो जाता है, चाहे चुपके से कहीं भी दे रहे हो। मैं ये मेरे को तो फिर बोला, तुम अकेले इकलौते आदमी नहीं हो, तुम जैसे सैकड़ों लोग होंगे। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं और सर मैं आपको बिना सोचे बिना मीटिंग किए हुए, मैं सिर्फ यकीन मानिए, मुझे 3 मरतबा बुलाया, किया वही क्वालिफाई किया, जॉर्जिया भी किया, मगर मैं नहीं गया। मैं कहा नहीं, मस्जिद में इमामत करता हूँ, वहाँ से मौलाना इफ्तिखार को भी भेज दिया। बाकी मैंने यकीन माने मैं बिल्कुल नहीं गया। बाकी और इन्वेस्टमेंट लास्ट तक में देता रहा। क्यों देते रहे भाई? मुझे भी भरोसा था आपकी वॉइस सुनकर के, एक चीज सुनकर मुझे आपके इसलिए करता रहा। जो सवाल करूंगा उसका जवाब, पोजीशन आया तो गुस्सा, जो सवाल करूंगा बेटा उसका जवाब खाली उतना ही देना जितना सवाल रहेगा। तुम्हारी एक्चुअली तुमसे बात करने के पीछे रीज़न कि मैं तुमको कोई और मेरा समझ रहा था। ठीक है, अभी जब तुम्हारी पिक्चर मैंने देखी तो मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब हुआ, इस बात को लेकर के कि मेरे दिमाग में तुम्हारी और तुम्हारी लायबिलिटी, तुम्हारी टीम को लेकर तुम टारगेट पे थे, क्योंकि तुम्हारे चैट मैंने उस ग्रुप पे देखा जो हेरा फेरी ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, और मुझे नहीं पता था, मगर ये खैर आपका पिक लगा हुआ था। मैं समझा आपके वो समझ करके मैं डायरेक्ट मैं किया। मैं समझा कि आप मेरा कोई जो भी मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैं तो तुमको ऐसा समझता था कि तुम किसी, लेकिन अभी तुम्हारी फोटो देखा मैंने तो मुझे तभी मैंने तुमको फ़ोन किया। मैंने एक बार फ़ोन करके कम से कम बात तो करूं, अदरवाइज मुझे एक बात सवाल का जवाब देना। तुमको मैं शक्ल से पहचानता तक नहीं था, लेकिन तुमसे बातचीत हो रही है। ओके, तुमसे फिर भी बात हो रही है, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव है। नंबर तभी सेव होता है मेरा किसी का जब मैं किसी को इम्पोर्टेंस दूं या किसी से कभी बात हुई हो फ़ोन पर। मुझे लगता है कि अगस्त के बाद से तुमने मुझे मैसेज किया होगा और उम्मीद के वाला है मैंने भी किए होंगे, ऐसा नहीं कि हाँ जी। नहीं, तो ये मेरे इस मोबाइल में तुम्हारा नंबर सेव होना तुम्हारे नाम के साथ इस बात का गवाह है, आगे न्यू लिखा हुआ है, इस बात का गवाह है कि अगस्त के बाद तुमसे मेरी कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी, चैट पर हुई हो, चाहे कॉल पे हुई हो, या तुम्हारा कोई पॉजिटिव मैसेज रहा हो, और तब मैंने नंबर सेव किया होगा। और मैं नंबर उन्हीं का सेव करता हूँ जिन्हें लगता है कि मैं इनसे बात करूँ, और जिन्हें नहीं बात करूँ उनको मैं ब्लॉक करता हूँ मैं। अब मेरे सवाल का जवाब देना, क्या तुमने कभी ऐसी गाली मोहम्मद सैफ को, ज्ञान को, बशारत को दी जो वहाँ मौजूद हैं? बशारत को मैं नहीं, इसमें कोई शक नहीं, बशारत को मैं बहुत मदद किया, यहाँ तक कि इस दिन बहुत हड़काएगा, मगर मसला कि वो अपना लोकेशन नहीं बता। नहीं, यकीन माने ऐसे ऐसे लोग भी था, कहा कि उनको जो है जो लास्ट में कह दिया था, मैं कहा कि उनको जाकर उठवा कर लूंगा, मगर यकीन मानिए वो अपना लोकेशन नहीं दिया। और दूसरे नंबर में गाली उसको बशारत को दिया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। गुस्से में उनको भी बहुत गाली दिया हूँ। मतलब इंडिया में रहते हुए जो एक आदमी तुम से कनेक्टेड है, बात कर रहा है, तुमने कितना कैश दिया बशारत को? बशारत को मेरे ख्याल से 40 लाख के करीब दिए होंगे। लास्ट में 14 लाख के करीब दिया। जब आपने चलाया था, प्लान चलाया था, आपको याद होगा। एक मिनट 14 लाख तुमने बशारत को दिया। हाँ, लास्ट।
और अकाउंट में कितना दिया है? अकाउंट मेरा ख्याल से सब मिला करके 40 लाख के करीब होगा। 40 लाख, यानी कुल 40 और 14 54 लाख रुपया। जी जी। ओके। मौलाना इफ्तिखार का कुल टोटल कितना पेमेंट होगा? मौलाना इफ्तिखार साहब का मेरा ख्याल से जो है टोटल मिला करके ये होगा 86-87 लाख के करीब होगा। उसमें से बशारत में कितना गया? अब वो देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं, क्योंकि मेरा अकाउंट में आता था, मैं कैसे जमा करता था, क्योंकि सब चीजें जो मौलाना इफ्तिखार भेजते थे मुझे भेजते थे, मैं कभी बशारत को दे देता था, कभी ऑफिस में जमा करता था, कभी कैश देता था। लास्ट में LTL में उन्होंने कैबिनेट होल्डर 3 लिया था। जब मोहम्मद सैफ और गयान यहाँ से वापस गए इंडिया, जी जी, और जाकर वहां पे जब उन्होंने नेतागिरी करनी शुरू करी, उन्होंने अपनी साइटें डाली, आपने कभी सैफ से बात करी इसके बारे में? कभी ज्ञान से बात करी? कहीं फोन ही नहीं उठाया वो। बशारत उठाता तो जमीन के बारे में बोला, जमीन के बारे में ऐसे ही बोलता था, जमीन ऐसे जगह दिखाया भी उन्होंने। कोई क्लाइंट लेने के लिए तैयारी, सर क्लाइंट ये बताइए, कोई नहीं लेना चाहते क्लाइंट। भाई कहता मैं सीधा वो कहना, हाफिज जी मैं आपको जानता हूँ, आपके भरोसे पे दिया हूँ, सीधा कहता। जमीन पे वो भी 50% है, वो कभी 40% है, वो मांगता था, मतलब कि डेवलपमेंट चाह रहे, वो कहाँ से लाता? 1-1 रुपये के लिए उस वक्त तरह तक कोई नहीं दे रहा था। तो गाली देने से आसान तरीके का था, तुम्हें कंप्लेन दायर कर देते, उनको पार्टी बना कर करते। देखिए मैं भी समझ रहा हूँ, कंप्लेन करने से मुझे ही पता है क्या फायदा, कोई फायदा नहीं था कंप्लेन करने से। मैं जितने भी क्लाइंट था वो सीधा कहता था मैं आपको जानता हूँ। मैं कंप्लेन करके भी अगला बंदा क्या कर सकता था? तुम्हारे यहाँ से तुम्हारे क्लाइंट के कितने पैसे कंपनी अकाउंट में आए हैं? मुझे सब मिला करके मैं ये होगा तकरीबन जो है 2 CR के करीब होगा मेरा यहाँ इंडिया से। जो कंपनी अकाउंट में आया हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कंपनी के अकाउंट है वो भी देखना पड़ेगा क्या है, किस में गया है, कभी कैश क्या है, कभी कुछ गया है, वो देखना पड़ेगा। बेटा जो पूछा उसका जवाब दीजिए कि उसके पीछे मैं आपसे लमसम एक अमाउंट, एक आइडिया दे सकते हो? कंपनी के अकाउंट में मेरा ख्याल से गया होगा तो ये मेरा मान 1 के प्लस गया होगा। 1 करोड़ के आसपास? हाँ 1 के प्लस ही होगा, नीचे नहीं होगा। और बाकी लायबिलिटी आपकी तकरीबन 3 करोड़ की है? जी जी। ये 2 करोड़ के आसपास तुम्हारा पेमेंट जो है कैश या प्रेसिडेंट के अकाउंट में गया है? जी जी। तो बेटा कंपनी बात कर रही है और जो लोग नहीं बात कर वहीं पे हैं, ये तो करना ही करना पड़ेगा आपको कि अपने 2 करोड़ के लिए आपको उनको पकड़ना पड़ेगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली ये बात बता दूं, हर वो आदमी जो शांति के साथ, सुकून के साथ, बगैर गाली गुप्ता दिए सपोर्ट साथ खड़ा रहा है, उसके लिए मैं उसके हर दुख दर्द, हर तकलीफ परेशानी साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जिस आदमी ने अपने ईमान को बदले, अपनी चीजों को बदली, आज के बाद तुम चाहे मुझसे बात करो, चाहे ना करो, चाहे गाली दो, चाहे जो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? बस इतना सा है कि आपका जो ग्रुपों पर इस तरह से मुझे लेकर के मुझे गालियां दी हैं आपने, या आपने जिस तरह से मुझे किया, उसके बाद मैं आपसे बात भी कर रहा हूं और मेरी बात में आपको आप बेटा बेटा करके अल्फाज है। ये फर्क है राशिद नसीम में, ये फर्क है बाकियों में। बशारत को आपने पैसा दिया 40-50 लाख जो भी दिया, बाकी प्रेसिडेंट्स को आपने 2 करोड़ के आसपास पैसा दिया, उनमें से कोई आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा, कोई आपसे बात भी नहीं कर रहा है, और गाली खाने के लिए छोड़ दिया मुझे, जिसके कंपनी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए के आसपास दिया गया हो, और वो उसके बाद लगातार कह रहा है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, पैसा देना चाहता हूँ। मैं ज़मीन भी मैंने दी, जो ज़मीन मैंने दी, बशारत को ज़मीन दी, फ्री की ज़मीन थी नहीं, पैसा डाला था कंपनी ने वहाँ पर, और बशारत ने आकर मुझसे ज़मीन मांगी थी, मैंने कोई उनके ऊपर थोपा नहीं था ज़मीन को। सैफ आए थे, आपके ये आए थे, ज्ञान आए थे, ऐसा नहीं यहाँ से खाली हाथ गए होंगे। ठीक है? करोड़ों रुपए की लायबिलिटी सर पे होते हुए भी, करोड़ों रुपए लेके जाने के बाद भी जा करके लोगों से इस तरह से अपना ईमान बदल करके दूसरी पार्टी में खड़े हो रहे हैं। 75 लाख रुपए गाड़ी की पेमेंट मैंने सैफ के अकाउंट में की। ठीक है? सारी चीज़ की, वो सारे एहसानात भूल करके आज जो अपनी टीमों को संभाल लेंगे जो लोग, वो लोग आज जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि मैं सामने खड़ा हूं गाली खाने के लिए। और तुम जैसे लोग अगर ये बात कहते हो, बेटा देखो तुमको मैंने इसलिए फ़ोन कर लिया लायबिलिटी, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर कह रहे हो ना कि तुम्हारे 10-12 कस्टमर हैं साथ, तुम्हारे 10-12 नहीं, 10-12 हज़ार कस्टमर मेरे एक आवाज़ पर कहीं भी खड़े हो जाएंगे। कोर्ट में अब जो हम लोग माहौल बनाने जा रहे हैं, उस माहौल के बाद मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जिस आदमी ने किसी भी तरह से कोई भी गाली गुप्ता ऐसी चीज, इसलिए नहीं कि तुमने गाली दी, नहीं, ये रीज़न ही नहीं है। रीज़न ये है कि मुझे भरोसा भी नहीं हो पा रहा है कि आज मैं तुमको अपनी टीम के साथ खड़ा करा दूं और कल पता चला कि तुम फिर अपना ईमान बदल लो, तो मैं भरोसा नहीं। और खासकर मैं आप समझ रहा हूँ, जगह आप बोल रहे हैं, मगर यकीन मानिए आप बिना सोचे, बिना देखे, बिना आपसे मीटिंग किए इतना जब बिजनेस में दे सकता हूँ, जाहिर सी बात है एक फिर कुछ रिफंड ना आवे और एक तरह की परेशानी पे आ जाना, आप
सोच सकते क्या बीता होगा। हालांकि उन लोगों के अकाउंट में कुछ गया होगा। LTL क्या मान लो कि 2 महीने के मेरे ख्याल से आए हैं, मुझे याद है एक महीने या 2 महीने का आया है। एक सवाल करते हैं, आपकी खुशहाली के दिन तब थे जब बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर मिले आप वो करते यार जो मैं कहता जा रहा था, वो खुशहाली के दिन थे। फिर बगैर मिले, बगैर देखे, बगैर किए जो मैं कह रहा था उसको काटना शुरू कर दिया आप लोगों ने, वहां से आपके बदहाली के दिन आए हैं। सर मैं फिर इस जगह माजरत चाहेंगे, इस जगह बात काटेंगे। यकीन मानिए आप, मैं कभी अच्छाई देखा ही नहीं इसके अंदर, जो मतलब कि मैं अच्छाई के दिन हो चाहे कमजोर दिन हो, जिस वक्त मैं आया था उस वक्त भी नेपाल के पोजीशन था, उस वक्त भी मैंने आंख बंद किया। हालांकि आप बंद होते, सब लोग कह रहे थे नेपाल में फंस गया, अब नहीं आ पाएगा, ना करूं। यकीन मानिए इस पटा टीम में वही मैं खास एक ही लौता बंदा था जो मैं सबसे ज्यादा बिजनेस दिया था। तुम ये बता सकते हो नेपाल टाइम में बात किसने कही थी कि फंस गया नहीं आ पाएगा मत करो, किसने कहा था? नाम बता सकते हो तो मुझे? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बहुत लोगों ने मुझे कहा, मजहब ने कहा था मुझे। इसके बाद जो है हमारे सही सर हैं, उन्होंने कहा था, वो था फैसल थे, जो मुझे जो लाए थे वो लोग ने भी मुझे साफ साफ मना किया। वो लोग खुद छोड़ के भाग गए, मैं डटा रहा हूँ कंपनी में उस वक्त तक भी। बाकी हाँ, लास्ट में LTL तक भी मना किया, फिर भी मैं डटा रहा। तो यही रीजन था जिसकी वजह से आज लायबिलिटी हुई, क्योंकि ये सारे लोग जो अपने नीचे टीमों को लेकर के आए थे वो लोग नेपाल टाइम में ही बेईमान हो गए थे और उस तरह से हरकत करने लग गए थे। चलो खैर कोई बात नहीं, तुमसे मैंने बातचीत कर ली। एक बात मैं तुमको मैसेज देना चाहूँगा, तुम्हारा हर वो कस्टमर जिसका पैसा हमारी कंपनी के अकाउंट में आया है वो बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहे, कहीं से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है उसको, उसका पैसा उसको मिलेगा हर हाल में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो है, जो ऑफिस में जमा हुआ है उसका पूरी बात करने दो ना मुझे बेटा, पहले पूरी बात करना, अभी पूरी बात आई नहीं। तुम्हारा हर वो कस्टमर जिसने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला हुआ है, जो कंपनी अकाउंट में खड़ा है लायबिलिटी के तौर पर, जो कंपनी अकाउंट में खड़ा है एसेट के तौर पर, वो हर एक कस्टमर तुम्हारा बेफिक्र हो, तुम मिलो उसको चाहे ना मिलो, तुम फोन उठाओ ना उठाओ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबसे उठाता हूं। अरे पूरी बात सुन, फॉरेक्स के जरिए सब कुछ दे चुका हूं, पूरी बात सुन लिया करो। अच्छी बातें दे दिया तुमने, वो सारे कस्टमर का पैसा खड़ा है कंपनी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाती बारी, जो चीजें आउट ऑफ रिकॉर्ड है वो तुम मुझसे कह रहे हो, बाकी लोग कह रहे हैं, उसके कोई भी ऐसे रिकॉर्ड या प्रूफ नहीं है जिसे ऑथेंटिकेट किया जा सके। स्टाफ थे, स्टाफों को गालियां दे करके उनके ऊपर FIR करा के लोगों ने भगा दिया है। आज वो स्टाफ कहीं और काम कर रहा है, किसी और कंपनी में काम कर रहा है, कहीं और जाकर जॉब कर रहा है। अब जब कोर्ट हमें मौका देगी, जब हम सबकी लायबिलिटी, जिनकी लीगल लायबिलिटी है एक नंबर से, जब उनकी लायबिलिटी उतर जाएगी, उसके बाद कंपनी और कस्टमर और एसोसिएट के बीच के आपस के माहौल, उनके आपस के ताल्लुकात, उनके आपस के संबंध, उनके आपस की खुद की अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करेंगी उन चीज़ों पर जो मतलब रिकॉर्ड में नहीं, जो पैसे हम उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने किसी एसोसिएट को पैसा दिया, उस एसोसिएट ने पैसा उठाकर कंपनी में दिया, लेकिन लड़ाई वो लड़ रहा है, तो एसोसिएट अगर आके कहता है कि जी ये पैसा हमारे कस्टमर का, तो कंपनी उसको खड़ा कर देती कि ठीक उसको दे रहे हैं। एसोसिएट ये बेईमानी कर ले, नहीं जी पैसा तो मेरा, मुझे दो, कंपनी वो पैसा उसको देने के लिए मजबूर रहेगी। ठीक है, कैश अगर कंपनी के काउंटर पर आकर के, बहुत से लोगों ने ऐसा भी किया है कि कैश कंपनी में दिया, कैश कंपनी में दिया, आप लोगों को नहीं पता होगी कहानी, लेकिन मैं आपको बता दूं, पता करेंगे बहुत से पता, जैसे आपके प्रेसिडेंट साहब, बड़े बड़े लोग, उनके एक्सेल कार्ड में बहुत ढेर सारे रिवॉर्ड्स के और लॉयल्टी पॉइंट के वैल्यू हुआ करते थे, रिफंडिंग के वैल्यू हुआ करते थे। तो कैश काउंटर तक तो लाते थे, लेकिन फिर वो कैश स्टाफ को मिलाकर 5-10 देकर कैश खुद लेकर अपनी लॉयल्टी पॉइंट करवा देते थे। अगर वो सारे के सारे पेमेंट लॉयल्टी पॉइंट के थ्रू कहीं किसी तरह से किए हुए, तो पैसा वही साहब देंगे जिनकी लॉयल्टी पॉइंट से गया हुआ है। इसलिए कंपनी के साथ मिलकर, इसमें सर इस जगह बात करेंगे, थोड़ा सा माजर चाहेंगे, इस जगह हमारा क्या गलती है, आवाम का क्या? अब पहले ये क्या होता था, नहीं होता था, पहले बात तो पूरी होने दे यार। हम कहाँ कह रहे किसी की गलती है, लेकिन अगर किसी ने गलती नहीं करी है और हमारी भी गलती नहीं है, तो क्या हर गलती की गाली खाने की सजा मुझे मिलेगी क्या? हमने क्या कहा आपसे? आपने पूरी बात सुनी नहीं, क्योंकि आप बात अपने मतलब सुनना चाहते हैं। हमने कहा कि जब सारे लोग जिनके रिकॉर्ड वाले पैसे जब वो निपट जाएंगे एक बार, तो उसके बाद कंपनी, एसोसिएट, कस्टमर के बीच के आपसी ताल्लुकात हैं, उनमें जो लोग कंपनी के साथ खड़े हैं, कल भी मैंने बात कही है, हमारी जिनसे बातचीत होती है कि हमारा हर वो कस्टमर जो कंपनी के भरोसे खड़ा था, उसका पैसा चाहे जैसे हो मैं डूबने नहीं दूंगा। वो भले मुझे अपनी पॉकेट्स देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन डूबने नहीं दूंगा मैं। लेकिन हर वो आदमी जो कंपनी के खिलाफ खड़ा हुआ
जिसने कंपनी को गाली दी, जिसने कंपनी के ऊपर शक किया, जिसने कंपनी, चलो शक करने की अलग बात होगी, लेकिन विरोध में जाकर विरोधियों की ताकत बढ़ाई, जिसने कंपनी को खत्म करने के जो लोग साजिश के उनके साथ मिला, उनके लिए तो भाई साहब इंसाफ होगा। उनके लिए तो हम ये इतने शरीफ भी राशि नसीब नहीं है कि कोई हमें जो है जहर देकर जान से मारने की कोशिश, उसको दुआ देते रहें। हम इतने शरीफ भी नहीं हैं। हमारी शराफत हर उस शरीफ आदमी के साथ है जो शराफत से है। हमारी शराफत हर उस ईमानदार आदमी के साथ में है जो ईमानदारी के साथ बैठा हुआ है। हमारी शराफत हर उस नासमझ इंसान साथ में भी है जो नासमझिम कुछ कर गया। लेकिन हमारी शराफत वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ एक समझदार और ज़िम्मेदार इंसान अपनी शराफत छोड़ करके बदतमीजी पर आ जाए और बर्बाद करने पर आ जाए, उसके साथ तो हम अपनी शराफत छोड़ देते हैं। तो ये आपके लिए नहीं, सबके लिए है कि जब ये चीज़ होगी तो बिल्कुल हम इसको करेंगे। अभी आपकी गालियों और आपकी चीज़ों की वजह से मैं ये बातें नहीं कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल कतई आपकी गालियों को मैंने बुरा नहीं माना। मैं मानता हूँ कि वो आपके अंदर का 2-3 चीज़ हमने कहा ना, किसी भी धर्म, किसी मजहब का मानने वाला आदमी अगर कोई नुमाइंदा है और वो कोई गलती कर रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती है। फिर तब तो आप ना तो मजहब के हुए और ना तो समाज के हुए। फिलहाल ख़त्म करते हैं। मैं कोई धर्म का मैंने ठेका नहीं ले रखा है कि मुझसे बात करूँ, लेकिन आपकी गालियों से मुझे कोई एतराज़ नहीं। आज आपसे बात मैंने इसलिए सिर्फ किया कि जो आदमी इतनी मतलब बेहुदा गालियां दे रहा है, वो आदमी, मैं तुमको कोई शराबी कबाबी समझता था कि कोई शराब वराब पी करके अपने नशे में करने वाला आदमी। उस दिन ग्रुप पे मैसेज गया, उसमें ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ था, एक मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग डाली गई, इमीडिएट आपका रिप्लाई आया उसके ऊपर तुरंत। तो मैंने देखा भाई साहब ये तो इतना एक्टिव बंदा है, तुम्हारा नाम सेव था पहले से मेरे पास, ये तो बड़ा एक्टिव बंदा है। मुझे लगता है ग्रुप तो मैं सारे सुनता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, सुनता हूँ, कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ। आज सुनते हुए तुमको मैंने अपने ग्रुप से रिमूव भी किया है एक रिमूव किया है मैंने, क्योंकि मैंने तुमको बताया ना, वही मिराज समझ लिया था जो मिराज मेरे जहन में था। मुझे लगा कि ये लेकिन आज तो तुम्हारी फोटो देखकर मैं चौंक गया यार, ये बंदा। मैं बताऊं, वो भी मिराज मेरे साथ, मैं आपके इसके बाद होने के बाद वो भी मिराज के बाद उन्होंने थोड़े से लाया तो वो भी मिराज ने मेरे साथ में 56 करके चला गया, 53 लाख रुपए डाल दिया नहीं आपको। या भी देखो मेरी बात सुनो, मेरे बाद मुझे कॉपी करने वाला कोई आदमी कामयाब नहीं हो पाया, क्यों मैं कहा करता था हमेशा ट्रेनिंग में अपने कि ओरिजिनल जो होता है उसको पता रहता है कहाँ लेफ्ट होना, कहाँ राइट होना है, कहाँ आगे जाना है। कॉपी वालों को नहीं पता होता है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी पैदा नहीं हुई, ना हो पाएगी जो शाइन को कॉपी करके कामयाब हो जाए, क्योंकि शाइन को कॉपी करना आसान है, राशिद नसीम को कॉपी करना मुश्किल है। समझ गए? वो जिगरा, वो हौसला, वो दिमाग, वो हिम्मत, वो प्लानिंग, वो हुनर में है, वो किसी कॉपी नहीं है। तो छोड़ो, सब खत्म करो बात को। हमारी बात यहाँ ख़त्म होती है। बेफिक्र रहिए, आपके जो कस्टमर जिन्होंने 1 नंबर से पैसा दिया है उनके लिए कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। रही बात जिन लोगों का मामला ऐसा आ जाता है, उन लोगों के साथ बैठूंगा मैं ज़रूर आऊँगा, मैं बैठूंगा, लेकिन जब मैं बैठूंगा तो ये इंसाफ भी ज़रूर होगा कि कौन कंपनी के साथ खड़ा था और किसने कंपनी की खिलाफत में काम किया था, ये तो होगा। और एक चीज़ और, जिस तरह से अब कंपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, कस्टमर कंपनी के साथ खड़ा हो रहा है, कस्टमर की तरफ से एफिडेविट्स आ रहे हैं कि हाँ उनको अपनी लायबिलिटी से मतलब है, कंपनी पैसा दे सकती तो दे। वो दिन दूर नहीं जब कंपनी की सुनी जाएगी और कंपनी को भी देखा जाएगा और कंपनी को भी समझा जाएगा, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। बाकी रही बात, मेरी आपको सीख ये है, आपके 3-3, 4-4, 5-5 सीनियर वहाँ पर हैं, उन्हें पकड़िए, निकालिए। आप मौलाना इफ्तिखार का इसलिए नहीं कर पाए काम क्योंकि बेचारे बाहर सऊदी अरब में रहते हैं, उनका बहुत लंबा प्रेशर आप पास फिजिकल नहीं है, लेकिन जो कस्टमर वहाँ है उनका आपने इसलिए कर दिया क्योंकि उनका प्रेशर आप पर रहा होगा। उस प्रेशर के नाते ही दाढ़ी रख करके आपने गालियाँ दी, ठीक है, तभी आपने उनको पैसा चुकाया। हाँ मैं समझ ना। तो अब जब इतने लोग वहाँ पर आपको देख कर, तो आप यार जिसने बशारत को, सैफ को, बाकी लोग को पैसा दिया, आप भी प्रेशर बनाओ। फिर क्यों छोड़ दिया आपने उनको? जिस दिन आप ये साबित करके आ जाएंगे उस दिन मैं आपकी पीछे की सारी गलती को भूल जाऊंगा, आपके सारे कस्टमर साथ लेके। अगर पैसा किसी अकाउंट में दिया है, मैं खुद कहूंगा FIR करो उनके ऊपर। पहले बात करो, नहीं मानते नोटिस करो, नहीं मानते FIR करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ये दोहरी नीति पर नहीं चलेगा। अगर एड्रेस देंगे तो बिल्कुल मैं करा दूंगा, या अगर आप खड़े तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। भाई साहब, तुमने बशारत के अकाउंट पैसे दिए हैं, जिस बैंक में दिया उस बैंक से उनका स्टेट निकल आएगा, स्टेटमेंट। आप दीजिए थाने में जाकर कंप्लेन, पुलिस निकाल के देगी आपको उनका एड्रेस। जी। आदमी अगर बैंक अकाउंट खोलता है तो बैंक अकाउंट एड्रेस चेंज करता है, सबसे पहले बैंक में एड्रेस चेंज कराता है जाकर के, कि ताकि कोई चिट्ठी पत्री जो है उस एड्रेस पर आए तो उनको यहाँ मिल जाए, रिसीव हो जाए। नहीं, बैंक जो KYC अपडेट करने के लिए डाल देता है कि आपकी चिट्ठी रिसीव नहीं हो रही, KYC अपडेट करिए। इतना मतलब इतनी बातें कर से इतना बड़ा बिजनेस, इतना छोटे मोटे टेक्निकल चीज़ नहीं जानते आप लोग। किसी भी आदमी का पता जानने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंप्लेंट डालो पुलिस में और लिखो कि ये बैंक अकाउंट फला फला ब्रांच में था, पुलिस उस बैंक से एड्रेस ला के दे देगी आपको।
जी वो पुलिस का काम है, आपका काम, हमारा काम नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह दिन जो है जो खैर जो मेरे पास वो आपको डायरेक्ट गया है अकाउंट है उसमें जो हमारे पास, हम तो खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम डंके छोड़ के हम बुला के देंगे लोगों को, हम तो बुला के देंगे लोगों को, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सबका पैसा चुका नहीं देते। क्या करना होगा ये बताएं सर, इसके लिए क्या करना होगा? जो डायरेक्ट दिया उसके लिए मुझे कुछ करना होगा अभी या नहीं करना होगा? नहीं, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको मैं इस मुहिम में अपने साथ नहीं ले सकता हूं, बस अपनी बाहर से रहकर दुआ दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कोई चेहरा नहीं लाऊंगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बहादुर लोगों की कमी नहीं, बहुत लोग हैं। मैं ऐसे किसी आदमी को इस मुहिम में नहीं घुसने दूंगा जिसने पाला जो बदला हो। कस्टमर को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन किसी एसोसिएट को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो पाला बदल के गया हो। मैं उसे माफ़ करिएगा, आप अच्छे आदमी हो सकते हैं, जगह माजरत चाहेंगे, जगह मैं कभी आज तक मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ की, बात हो गई, मैंने माफ़ किया, मैंने दिल से माफ़ किया, ख़त्म। आगे अब कोई बात इसमें नहीं, मुझे आपका साथ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत लोग हैं, वो सारे जो खड़े वो मेरे लिए काफ़ी हैं। ठीक है, ओके ठीक है। फिर जो डायरेक्ट आए हैं उसके लिए कितना मिनिमम कितना दिन मुझे वेट करना होगा ये बता दीजिए। मैं आप बिल्कुल आपको एसएमएस भी नहीं करूँगा, डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा। आप डिस्टर्ब करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रेशर करके भी नहीं कर पाएंगे ना, कि तो भी वो कोर्ट के अंदर मामला थे। इंशाल्लाह जल्दी कोर्ट ऑर्डर करेगी, जैसे ऑर्डर करेगी आपको बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट से खुद चिट्ठी लोगों को जाएगी, लोग खुद आ जाएंगे। ठीक है, वहां पर आपकी कोई भी जरूरत इस चीज़ नहीं है, मतलब वहां सब्र करे ना करे आपकी मर्जी पर है। आप प्रेशर करके भी जल्दी नहीं कर पाएंगे और सपोर्ट करके भी जल्दी नहीं कर पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। बस तो वो जो होना अपने टाइम पे होगा वो मैं कर रहा हूं, मुझे और मेरी टीम को करने दीजिए। और उसको कोई रास्ता रोकता है तो वो वही देरी कर रहा है, फिर हमारी देरी नहीं होगी। अगर आज हमारी टीम या हमारे लोग या वकील कोर्ट में जो कस्टमर जा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो इसका मतलब वो अपने कस्टमर की लायबिलिटी रोकने की तरफ बढ़ रहा है। वो फिर वो खुद जिम्मेदार होगा, अपने कस्टमर लायबिलिटी खुद जवाब देगा इस बात का। ठीक है, ठीक है सर, चलिए खुश रहिए। ठीक है सर।